नमस्कार। आज हम एक खास विषय की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास है झांसी डिवीजन का CLI यानी मुख्य लोको इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र। ये 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि लोको पायलट श्री राजू कुमार जी ने इसके जवाब और एक्सप्लेनेशन के नोट्स तैयार किए। तो आज हम उन्हीं के नोट्स के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि इस परीक्षा में किस तरह की तकनीकी सवाल पूछे गए। इससे लोकोमोटिव ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बारीकियों का भी अंदाजा लगेगा। तैयार है? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, WAG9H सीमंस लोको में अगर DDS पर कोई बहुत गंभीर फॉल्ट आता है, मतलब अति गंभीर, तो वो किस रंग की पट्टी पे दिखेगा? इसका जवाब है लाल रंग की पट्टी। देखिए, ये जो WAG9H लोको है ना, हाँ। इसमें HH का मतलब होता है हाई एक्सल लोड और हाई हॉर्स पावर। अच्छा। ये काफी शक्तिशाली लोको है, 9000 हॉर्स पावर के। 9000। हाँ। और इनकी सीरीज 90,000 से शुरू होती है। तो सीमेंस DDS में फॉल्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। ए क्लास फॉल्ट्स जो सबसे गंभीर होते हैं वो लाल पट्टी में दिखते हैं। लाल मतलब तुरंत एक्शन लेना है। बिल्कुल। फिर आते हैं बी क्लास, वो पीले रंग में दिखते हैं। ये मध्यम गंभीर होते हैं। ठीक है। और सी क्लास होते हैं नीले रंग में, जो कम गंभीर होते हैं। तो ये रंग कोडिंग ड्राइवर को फॉल्ट की सीरियसनेस समझने में मदद करती है एक नज़र में। समझ गया, ये तो काफी जरूरी फीचर है सेफ्टी के लिहाज से। अच्छा, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2, जिन लोकों में CCB ब्रेक सिस्टम होता है यानी कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेक सिस्टम, उनमें हार्मोनिक फिल्टर का एयर सप्लाई कॉक कौन सा होता है? वो होता है FC कॉक। FC मतलब फिल्टर कॉन्टैक्टर। फिल्टर कॉन्टैक्टर कॉक। हाँ, देखिए जो हार्मोनिक फिल्टर के कॉन्टैक्टर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोन्यूमैटिक होते हैं। मतलब उनको काम करने के लिए बिजली भी चाहिए और हवा भी। ओ, दोनों? हाँ, इसीलिए हवा की सप्लाई के लिए ये FC कॉक दिया जाता है। CCB सिस्टम वाले लोको में आप देखेंगे कि न्यूमैटिक पैनल पर बाईं तरफ 3 कॉक एक साथ होते हैं, FC, TC1 और TC2। TC1 और TC2। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के लिए। और क्या ये पुराने E70 ब्रेक सिस्टम से अलग है? उसमें कैसी व्यवस्था होती है? हाँ, थोड़ी अलग है। E70 में भी न्यूमैटिक पैनल पर बाईं तरफ ही कॉक होते हैं, लेकिन उनके नंबर अलग हैं। वहाँ 88 नंबर का कॉक होता है फिल्टर कॉन्टैक्टर के लिए। 88 नंबर? अच्छा। हाँ, और 125 नंबर होता है SR1 के लिए और 68 नंबर SR2 के लिए। एक और फर्क है, GTO वाले जो पुराने कन्वर्टर थे, उनमें TC कॉन्टैक्टर भी EP यानी इलेक्ट्रोन्यूमैटिक होते थे। और अब IGBT वालों में? जो नए IGBT वाले हैं, उनमें TC1 और 2 के कॉन्टैक्टर EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन हार्मोनिक फिल्टर का कॉन्टैक्टर वो दोनों में ही इलेक्ट्रोन्यूमैटिक यानी EP ही होता है। काफी तकनीकी बारीकी है ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये APM यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफायर के बारे में है। सवाल था कि इसके बारे में कौन से कथन सही हैं? हाँ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। हाँ, पहला था कि ये सभी मालगाड़ियों में लगता है। दूसरा, ये सिर्फ BMBS ब्रेक सिस्टम वाली गाड़ियों में लगता है। तीसरा, खाली गाड़ी में BC प्रेशर 2.2 kg/cm² होता है। और चौथा, लोडेड गाड़ी में 3.8 kg/cm²। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। मतलब पहला गलत है, ये सभी मालगाड़ियों में नहीं लगता। नहीं, APM सिर्फ उन्हीं मालगाड़ियों में लगता है जिनमें BMBS यानी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है। अच्छा, सिर्फ BMBS वाली? हाँ, और इसका काम यही है कि गाड़ी के लोड के हिसाब से ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एडजस्ट करे। खाली है तो 2.2 kg/cm²। और भरी हुई है तो 3.8 kg/cm²। बिल्कुल, इससे ब्रेकिंग ज्यादा असरदार होती है। लोड के हिसाब से एडजस्ट करना, ये तो बहुत स्मार्ट सिस्टम हुआ। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, जब 3 फेज लोको मल्टीपल यूनिट में चलते हैं, मतलब एक से ज्यादा जुड़े हों, और मास्टर लोको के डिस्प्ले पर स्लेव लोको का नोड नंबर 0 दिखने लगे, तो इसका क्या मतलब है? क्या असर होगा? अगर मास्टर लोको पर स्लेव लोको का नोड 0 दिख रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि कम्युनिकेशन लिंक टूट गया है। ओह। हाँ, और इसका असर ये होगा कि स्लेव लोको का MCE यानी मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट वो बंद हो जाएगा। मतलब स्लेव लोको काम करना बंद कर देगा। अच्छा, वो फिर ट्रैक्शन नहीं देगा? हाँ, वो यूनिट एक तरह से ऑफलाइन हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 5, 3 फेज मल्टीपल लोको ऑपरेशन में मान लीजिए स्लेव लोको का MCE बंद करना है। MCE मतलब मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक।
तो ये कहाँ से किया जा सकता है, मास्टर से या स्लेव से? हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। देखिए, इसे मास्टर और स्लेव दोनों लोगों से बंद कर सकते हैं, पर अलग-अलग जाके। अच्छा, अलग अलग। हाँ, मतलब जब दो या ज्यादा लोगों साथ में चलते हैं ना, जिसे एमयू या मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन कहते हैं, तो आगे वाला मास्टर और पीछे वाले स्लेव। आप मास्टर लोगों में बैठकर स्लेव का एमसीई बंद नहीं कर सकते। आपको जिस भी लोगों का एमसीई बंद करना है, उसी लोगों में जाना होगा और उसकी बीएल की की लगानी होगी। ओह, तो ऐसा नहीं कि मास्टर से ही सब कंट्रोल हो जाएगा। हर लोगों का अपना एमसीई कंट्रोल है। बिल्कुल, सही है, सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है शायद। सही है। जरा WAG-12B लोको पर आते हैं। ये तो काफी हैवी लोको है। प्रश्न संख्या 6। WAG-12B में VCD बाईपास स्विच कहाँ होता है? VCD मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। हाँ, वीसीडी। इसका बाईपास स्विच सीसीआर में होता है। सीसीआर मतलब कैब कैबिनेट, राइट? कैबिनेट, राइट। ये कहाँ पर होता है कैब में? ये सहायक लोको पायलट की सीट के ठीक पीछे होता है। वीसीडी वैसे तो सेफ्टी के लिए है, ड्राइवर की अलर्टनेस चेक करता है। हाँ, हर मिनट। हाँ, लेकिन कभी-कभी खास परिस्थितियों में इसे बाईपास करना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये स्विच दिया है सीसीआर पैनल पर। उस CCR पैनल पर और क्या-क्या जरूरी चीजें होती हैं? अरे वो तो एक मिनी कंट्रोल सेंटर जैसा है। उस पे आपको फायर डिटेक्शन सिस्टम का बाईपास स्विच मिलेगा, अच्छा, सीसीआर की अपनी लाइट का बटन, गैंगवे लाइट का स्विच, पैंटो सेलेक्टर स्विच, बैटरी कनेक्ट स्विच, जीरो स्पीड बाईपास स्विच, जीरो एक्शन ब्रेक कंट्रोलर बाईपास स्विच भी होता है, आग बुझाने वाले सिस्टम का ओवरराइड स्विच और एक 220 वोल्ट का सॉकेट भी होता है कुछ चार्ज वगैरह करने के लिए। बाप रे, इतनी सारी चीजें एक ही पैनल पर, कमाल है। अच्छा, अगला सवाल भी WAG-12B से ही है। प्रश्न संख्या 7। इसमें कितने HVAC यूनिट लगे होते हैं? इसमें 2 HVAC यूनिट होते हैं। 2। कहाँ? हर ड्राइविंग कैब में एक-एक। WAG-12B में 2 कैब होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और HVAC मतलब? HVAC का मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब कैब को गर्म, हवादार और ठंडा रखने का पूरा सिस्टम, ड्राइवरों के आराम के लिए। बहुत जरूरी है ये तो। अब एक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल। प्रश्न संख्या 8। जब 3 फेज लोको में कैब चेंज करते हैं, मतलब ड्राइवर एक कैब से दूसरे में जाता है, तो पिछले कैब में मोड स्विच किस पोजीशन पर छोड़ना होता है? उसे ट्रेल पोजीशन पर रखना होता है। ट्रेल। हाँ, TRAIL। देखिए, सीसीबी ब्रेक सिस्टम में मोड स्विच की मुख्य 4 पोजीशन होती हैं। टेस्ट होती है ब्रेक पाइप लीकेज टेस्ट के लिए। ठीक है। लीड होती है जब आप उस कैब से गाड़ी चला रहे हो। ट्रेल होती है जब कैब एक्टिव न हो, जैसे कि नॉन वर्किंग कैब या MU ऑपरेशन में पीछे वाला लोको या डेड लोको। और चौथी होती है HLPR, हेल्पर या बैंकर मोड के लिए, जब लोको पीछे से धक्का लगा रहा हो। तो कैब चेंज करते समय पिछला कैब ट्रेल पर छोड़ना जरूरी है। समझ गया। ये पोजीशंस तय करती हैं कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, अब थोड़ा मैकेनिकल साइड पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। WP7 लोको, जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, उसमें सेकेंडरी सस्पेंशन हॉरिजॉन्टल डैम्पर कितने होते हैं? WAP7 में 4 सेकेंडरी सस्पेंशन हॉरिजॉन्टल डैम्पर होते हैं। 4 हॉरिजॉन्टल डैम्पर। ये क्या काम करते हैं? ये लोको बॉडी को साइड टू साइड, मतलब अगल-बगल के मूवमेंट से कंट्रोल करते हैं। इससे हाई स्पीड पर गाड़ी स्टेबल रहती है और राइड स्मूथ होती है। अच्छा, और कुल कितने डैम्पर होते हैं WAP7 में? कुल मिलाकर 20 डैम्पर होते हैं WAP7 और WAG-9 दोनों में। 20। हाँ, 8 प्राइमरी वर्टिकल, 4 सेकेंडरी वर्टिकल, 4 योर डैम्पर जो घुमाव को कंट्रोल करते हैं, और 4 ये हॉरिजॉन्टल वाले। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सस्पेंशन सिस्टम बनाते हैं। वाकई 20 डैम्पर। काफी जटिल सिस्टम है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। ABB टेक्नोलॉजी वाले लोको में दोनों RS वाल्व सीधे किससे जुड़े होते हैं? ये सीधे BP पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, ब्रेक पाइपलाइन से। BB लाइन से। ठीक है। ABB तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है ना? हाँ, वही। 3 फेज लोको टेक्नोलॉजी में इनका काफी काम है। अच्छा, ब्रेकिंग की बात चल रही है तो अगला सवाल भी उसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 11। ब्लेंडिंग वॉल्व सर्किट को किस रिजर्वायर से प्रेशर मिलता है? इसको MR2 से प्रेशर मिलता है, मेन रेजर्वायर 2 से। MR2 से। और ये ब्लेंडिंग वॉल्व करता क्या है? देखिए, जब लोको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में होता है, मतलब बिजली बनाकर वापस OHE में भेज रहा होता है। हाँ, RG मोड में। हाँ,
उस वक्त अगर अचानक OHE सप्लाई चली जाए या VCB ट्रिप हो जाए तो इलेक्ट्रिक ब्रेक तो फौरन बंद हो जाएंगे। हाँ, जाहिर है। तब ये ब्लेंडिंग वाल्व एक्टिवेट होता है और उसी अनुपात में एयर ब्रेक लगा देता है ताकि ब्रेकिंग फोर्स एकदम से खत्म ना हो जाए। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी चीज है, मतलब इलेक्ट्रिक और एयर ब्रेक के बीच स्मूथ ट्रांजिशन। हाँ बिल्कुल, और ये E70 और CCB दोनों तरह के सिस्टम में MR2 से ही जुड़ा होता है। थाने की कमांड देते हैं तो DDS स्क्रीन पर कौन सा नोड नंबर दिखना चाहिए? पैंट उठाने की कमांड के लिए नोड संख्या 504 दिखनी चाहिए। 504। हाँ, ये DDS नोड नंबर दरअसल सिस्टम के अलग-अलग फंक्शंस या कमांड्स को दिखाते हैं। जैसे कुछ और जरूरी नोड हैं 390 लोको कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 503 कैब एक्टिवेशन के लिए, अच्छा, 550 VCB क्लोज कमांड, 570 रिवर्सर सेट होने पर, 590 थ्रॉटल मूवमेंट पर और 596 जब ट्रैक्शन मिलना शुरू होता है, मतलब लोको चलने लगता है। ये तो ड्राइवर और मेंटेनेंस वालों के लिए बड़े काम के होंगे डायग्नोसिस में। हाँ बिल्कुल, इनसे पता चलता है कि सिस्टम में कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 13। 3 फेज लोको में VCD यूनिट खुद कहाँ लगी होती है, उसकी लोकेशन क्या है? VCD यूनिट न्यूमैटिक पैनल पर ही लगी होती है। न्यूमैटिक पैनल पर। हाँ, मशीन रूम नंबर 1 में जो न्यूमैटिक पैनल है उसी पर ऊपर की तरफ लगी होती है अक्सर। अच्छा, अब BL की पर एक और सवाल, प्रश्न संख्या 14। सेल्फ होल्ड मोड के लिए BL की किस पोजीशन में बाहर निकलती है? ये ऑफ पोजीशन में बाहर निकलती है। ऑफ में। हाँ, BL की सॉकेट की 3 मेन पोजीशन होती हैं। ऑफ, जिसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाता है और लोको सेल्फ होल्ड में रहता है, मतलब उसके ब्रेक लगे रहते हैं। ठीक है। फिर D होती है ड्राइविंग मोड के लिए, जिसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहता है, और एक C पोजीशन होती है कूलिंग मोड के लिए। अच्छा, तो सेल्फ होल्ड के लिए ऑफ में चाबी बाहर। ठीक है। अगला सवाल बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, प्रश्न संख्या 15। जब लोको बैंकिंग मोड में काम कर रहा हो, मतलब पीछे से ट्रेन को धकेल रहा हो, तो कौन सी कॉक खुली होनी चाहिए? उसमें 74 नंबर की कॉक खुली होनी चाहिए। 74 नंबर, ये कौन सी कॉक होती है? ये विजिलेंस इमरजेंसी एग्जॉस्ट कॉक होती है। E70 ब्रेक सिस्टम वाले लोको में बैंकिंग मोड के लिए एक पूरी सेटिंग होती है कॉक्स की। क्या सेटिंग होती है? 70 नंबर कॉक बंद, 74 नंबर खुली, 136 नंबर बंद और 47 नंबर बंद। ये सेटिंग जरूरी है ताकि बैंकिंग लोको सही से काम करे और लीड लोको के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। काफी स्पेसिफिक सेटिंग है ये तो। अच्छा, अब मान लीजिए लोको में कोई खराबी आ गई। प्रश्न संख्या 16। अगर 3 फेज लोको को फेलियर मोड में चलाना पड़े तो कितने सेक्शन तक चला सकते हैं? फेलियर मोड में ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन तक चलाया जा सकता है, ऐसी कोई सेक्शन की लिमिट नहीं है। पूरी डेस्टिनेशन तक। अच्छा। हाँ, ये मोड तब इस्तेमाल करते हैं जब थ्रॉटल से ट्रैक्शन या ब्रेकिंग न मिल रही हो, DDS पर फेलियर मैसेज आ रहा हो और MC रीसेट करने से भी बात ना बने। इसे चालू कैसे करते हैं? इसके लिए SB पैनल पर एक स्विच होता है 152 नंबर का, उसे 0 से 1 पर करना होता है। और इसमें कंट्रोल कैसा मिलता है? कंट्रोल थोड़ा रफ हो जाता है, नॉर्मल जैसा फाइन कंट्रोल नहीं मिलता। ट्रैक्शन और ब्रेकिंग बस 3 स्टेप्स में मिलती है, 33%, 67% और 100%। मतलब बस काम चलाने लायक, ताकि गाड़ी खड़ी ना रहे। हाँ बिल्कुल, एक तरह का लिम्प होम मोड है नहीं, ये। समझ गया। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 17। PTDC मोड की सुविधा किस तरह के लोको में होती है? PGDC मतलब न्यूमैटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर। ये सुविधा सिर्फ 3 फेज CCB सिस्टम वाले लोको में होती है। सिर्फ CCB वालों में, मतलब पुराने कन्वेंशनल लोको में नहीं? नहीं, WAP4, WAG7, WAG5 जैसे लोको में ये नहीं होती। PTDC का इस्तेमाल तब करते हैं जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह फेल हो जाए। ये भी इमरजेंसी मोड हुआ? हाँ, और ये बहुत ही लिमिटेड मोड है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए करते हैं, और वो भी बहुत धीमी रफ्तार से, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स प्रति घंटा। बस 10 kmph? ये तो बिल्कुल आखिरी चारा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर सवाल, प्रश्न संख्या 18। अगर ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 काम करना बंद कर दे तो कौन सी MCB ट्रिप करनी चाहिए? इसके लिए MCB नंबर 63.11 को ट्रिप करना चाहिए। ये खास तौर पर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के ऑयल पंप के लिए ही होती है। 63.11, ठीक है। अब HOG सिस्टम पर आते हैं, जो आजकल ट्रेनों को बिजली देने के काम आता है। प्रश्न संख्या 19।
कौन सा प्रोसेसर फेल हो जाए तो एचओजी दोनों कैब से काम करना बंद कर देगा? अगर प्रोसेसर STB1 फेल हो जाए तो HOG दोनों कैब से काम नहीं करेगा। STB का मतलब होता है लो वोल्टेज क्यूबिकल। STB1 फेल तो एचओजी बंद। हाँ, दोनों कैब से। वैसे HOG के काम न करने की और भी वजह हो सकती हैं, जैसे MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से कम हो, अच्छा। या ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेशर ठीक ना हो। हाँ। उसका फॉल्ट कोड आता है F0102P2। और अगर सिर्फ STB2 फेल हो तो केवल कैब 2 से HOG काम नहीं करेगा। अब एक सीधा सवाल। प्रश्न संख्या 20। WDG4 लोको के ट्रैक्शन मोटर की रेटेड स्पीड कितनी होती है? इसकी रेटेड स्पीड होती है 3200 RPM। 3220 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। ठीक है। अगला सवाल झांसी मंडल के एक सेक्शन के बारे में है। प्रश्न संख्या 21। ORG वीजू सेक्शन में अधिकतम ढलान या चढ़ाई मतलब ग्रेडियंट कितना है? इस सवाल का जवाब राजू कुमार जी के नोट्स में नहीं दिया गया है। ये शायद लोकल जानकारी है जो वर्किंग टाइम टेबल या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। CCB ब्रेक सिस्टम वाले लोको में VCD रीसेट करने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? CCB सिस्टम में 32 सेकंड का इंतजार करना होता है। 32 सेकंड्स? ये तो E70 से कम है शायद। हाँ, काफी कम है। E70 सिस्टम में 120 सेकंड यानी पूरे 2 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था VCD रीसेट के लिए। तो प्रश्न संख्या 24। जिन लोगों को मॉडिफाई किया गया है उनमें मशीन रूम ब्लोअर यानी MRB को सप्लाई किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से मिलती है? मॉडिफाइड लोको में MRB को 3 फेज सप्लाई मिलती है और ये सप्लाई BUR2 से आती है। BUR मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर। BUR2 से? हाँ, लेकिन अगर लोको में एनर्जी सेविंग मोड को भी मॉडिफाई किया गया है तो फिर सप्लाई BUR3 से दी जाती है। ये मॉडिफिकेशन पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25। 3 फेज लोको में कई सारे सब सिस्टम होते हैं, तो सब सिस्टम 16 किससे संबंधित है? सब सिस्टम 16 स्पीडोमीटर से संबंधित है। स्पीडोमीटर। हाँ, 3 फेज लोको में कुल 19 मुख्य सब सिस्टम होते हैं जिनके कोड DDS पर दिखते हैं, जैसे SS01 मेन पावर सर्किट के लिए, SS02 और 03 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और 2 के लिए, हाँ। SS06, 07, 08 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 के लिए, SS10 ब्रेक सिस्टम और जैसा कि सवाल में है SS16 स्पीडोमीटर के लिए, SS19 ट्रेन बस या MU कम्युनिकेशन के लिए होता है। ये नंबर्स ट्रबल शूटिंग में बहुत मदद करते होंगे। बिल्कुल, फौरन पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किस एरिया में है। सही है। अगला सवाल एयर ड्रायर पर। प्रश्न संख्या 26। एयर ड्रायर की MCB कौन सी है? ये है MCB 128। ये SB1 पैनल में लगी होती है। MCB 128 SB1 पैनल में। एयर ड्रायर भी बहुत जरूरी है ब्रेक सिस्टम के लिए ना? हाँ बिल्कुल, ये हवा से नमी हटाता है ताकि ब्रेक सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, अब मेंटेनेंस शेड्यूल पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। WAG9 लोको का IOH यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग कितने महीने में होता है? WAG9 का IOH नोट्स के हिसाब से 72 महीने और 144 महीने दोनों पर होता है। 72 और 144 महीने मतलब 6 साल और 12 साल पर। हाँ, जबकि WAP7 लोको का IOH हर 54 महीने यानी 4.5 साल में होता है। ये अलग अलग लोकों के लिए शेड्यूल अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब कुछ सवाल कन्वेंशनल लोकों पर हैं यानी पुराने डिजाइन वाले। प्रश्न संख्या 28। कन्वेंशनल लोकों में अगर रिवर्सर सेट नहीं होता है तो कौन सा लैंप बुझेगा नहीं? LSB लैंप नहीं बुझेगा। LSB? हाँ, लैंप सिग्नलिंग B। ये Q50 नाम की रिले से जुड़ा होता है। जब Q50 रिले डी एनर्जाइज रहती है तब LSB जलता है। और Q50 एनर्जाइज कब होती है? उसके लिए कई शर्तें हैं। BL की अनलॉक होनी चाहिए, मास्टर कंट्रोलर सही पोजीशन पर हो, रिवर्सर MPJ फॉरवर्ड या रिवर्स में सेट हो, सर्किट ब्रेकर बंद हो, बहुत कुछ। अगर रिवर्सर सेट नहीं है तो Q50 एनर्जाइज नहीं होगी और LSB जलता रहेगा। समझ गया। 29। कन्वेंशनल लोको में कितनी बैटरी लगी होती हैं? कन्वेंशनल लोको में 10 बैटरी लगी होती हैं। 10 बैटरी? हाँ, ये 4 बैटरी बॉक्स में रखी होती हैं। पहले और आखिरी बॉक्स में 3-3 और बीच के 2 बॉक्स में 2-2। अच्छा, ये अरेंजमेंट है। हाँ,
हर बैटरी में 5 सेल होते हैं और हर सेल 2.2 वोल्ट का होता है। तो कुल मिलाकर 10 बैटरी, 5 सेल, 2.2 वोल्ट यानी 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है। और इनकी कैपेसिटी? कैपेसिटी आमतौर पर 75 AH यानी एम्पियर घंटे होती है। ये कंट्रोल सर्किट, लाइट्स वगैरह के लिए पावर देती है। तो ये थे संख्या 30 से सवाल है, HHP लोको यानी हाई हॉर्स पावर लोको में STA और ST नाम के कॉन्टैक्टर्स कहाँ लगे होते हैं? ये स्टार्ट करने वाले कॉन्टैक्टर्स है ना? जी हाँ, बिल्कुल। STA और ST ये स्टार्टर कॉन्टैक्टर है और इसका सही जवाब है ये ECC2 पैनल में होते हैं। ये पैनल लोको के अंडर फ्रेम मतलब नीचे की तरफ लगा होता है। ECC2 पैनल अंडर फ्रेम में, ठीक है? हाँ, ECC मतलब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट, तो ECC2 हो गया दूसरा वाला। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न 31 पर। ये थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है। यदि QVRH काम ना करे तो क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए, ये QVRH चीज क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, लोको में ट्रांसफॉर्मर होता है, बहुत जरूरी हिस्सा। उसे ठंडा रखने के लिए तेल होता है और उस तेल को ठंडा रखने के लिए एक ब्लोअर मोटर काम करता है जिसे हम MVRH कहते हैं। NVRH ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूलर ब्लोअर। हाँ, अब QVRH एक रिले है। इसका काम ये देखना है कि ये MVRH ब्लोअर ठीक से चल रहा है या नहीं। मतलब एक तरह की निगरानी करने वाली रिले है ये। ओके, तो QVRH ब्लोअर की निगरानी करती है और अगर ये रिले ही काम ना करे जैसा सवाल में पूछा है, तब क्या? तब हम क्या करेंगे, HVRH नाम का एक स्विच होता है, उसे 3 नंबर पोजीशन पर सेट कर देंगे। HVRH स्विच? जी, HVRH जो है वो दरअसल MVRH ब्लोअर और QVRH रिले दोनों को कंट्रोल करता है या कहें बाईपास करता है। इसकी अलग-अलग पोजीशन है। 0 पर दोनों बंद, 1 पर दोनों चालू, 2 पर सिर्फ रिले काम करती है, ब्लोअर बंद रहता है। और पोजीशन 3, इसमें ब्लोअर तो चलता है लेकिन वो जो निगरानी वाली QVRH रिले है वो बाईपास हो जाती है। अच्छा, तो इसीलिए अगर QVRH फेल हो जाए तो पोजीशन 3 इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लोअर तो कम से कम चलता रहे। मतलब सिस्टम में बैकअप या बाईपास का इंतजाम रहता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 32। ARNO में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी? ARNO इसका क्या काम है लोको में? ARNO कन्वर्टर ये क्या करता है, लोकोमोटिव में जो सिंगल फेज AC सप्लाई आती है ना, OH फेज AC सप्लाई में बदलता है। ओके, और ये 3 फेज सप्लाई लोको की जो सहायक मशीनें हैं जिन्हें ऑक्सिलरीज कहते हैं, जैसे ब्लोअर, कंप्रेसर वगैरह, उनको चलाने के काम आती है। अब सवाल पर आते हैं, अगर ARNO में अर्थ फॉल्ट होता है तो QOA रिले ड्रॉप होगी। QOA रिले। हाँ, QOA असल में ऑक्सिलरी सर्किट के लिए अर्थ फॉल्ट से बचाने वाली रिले है। अच्छा, तो ARNO सहायक मशीनों को पावर देता है और QOA रिले उसमें अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा देती है। समझ गई। अगला प्रश्न संख्या 33। BLVMT ऑन करने पर 10 सेकंड बाद CCA फ्यूज मेल्ट हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? BLVMT ये क्या है? BLVMT जो है वो लोको के ब्लोअर्स का कंट्रोल स्विच है। ठीक है। और सवाल का जवाब है, ऐसा तब हो सकता है जब या तो कॉन्टैक्टर C105 की कॉइल में या फिर रिले QTD106 में अर्थ फॉल्ट हो। लेकिन इसमें ये 10 सेकंड का जिक्र क्यों है? इसका क्या मतलब? हाँ, ये टाइमिंग जरूरी है। देखिए, जो ब्लोअर का कंट्रोल सर्किट है उसको 110 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है और ये सप्लाई जाती है CCA फ्यूज के जरिए। अब होता क्या है, जब लोको पायलट BLVMT स्विच ऑन करता है उसके ठीक 10 सेकंड बाद एक टाइम डिले रिले है QTD106, वो ऑपरेट होती है और फिर वो कॉन्टैक्टर C105 को सप्लाई देती है। अच्छा, 10 सेकंड बाद। हाँ, तो अगर C105 की कॉइल में या QTD106 में कहीं अर्थ फॉल्ट है तो जैसे ही 10 सेकंड बाद उनको सप्लाई मिलेगी, करंट एकदम से बढ़ेगा और फट से CCA फ्यूज उड़ जाएगा। ये 10 सेकंड का डिले सिस्टम के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। अरे वाह, दिलचस्प है कि कैसे टाइम डिले भी प्रॉब्लम पकड़ने में मदद कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34। WAG7 लोको में L6 को कैसे खोलेंगे? यहाँ L6 का मतलब शायद लाइन कॉन्टैक्टर 6 है। बिल्कुल सही पकड़ा। L6 मतलब लाइन कॉन्टैक्टर नंबर 6 जो ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 से जुड़ा है। और इसे खोलने या आइसोलेट करने का तरीका है HMCS2 स्विच को पोजीशन 4 पर सेट करना। ये HMCS स्विच क्या है और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, कन्वेंशनल लोको जो होते हैं जैसे WAG7, उनमें आमतौर पर 6 ट्रैक्शन मोटर होते हैं।
अब अगर किसी मोटर में खराबी आ जाए और उसे सर्किट से अलग करना हो तो उसके लिए दो मुख्य स्विच दिए गए हैं, HMCS1 और HMCS2। अच्छा, 2 स्विच। हाँ, HMCS1 जो है वो मोटर 1, 2 और 3 को कंट्रोल करता है और HMCS2 करता है मोटर 4, 5 और 6 को। दोनों स्विच पर 1 से 4 तक पोजीशन होती हैं। पोजीशन 1 मतलब उस ग्रुप के सारे मोटर चालू, पोजीशन 2 मतलब पहला मोटर आइसोलेट, 3 मतलब दूसरा और 4 मतलब तीसरा। ओके, तो मोटर नंबर 6 को आइसोलेट करना है तो वो HMCS2 के ग्रुप में तीसरा मोटर हुआ, इसलिए HMCS2 को पोजीशन 4 पर करेंगे। समझ गए। सर, मोटर के लिए अलग आइसोलेशन का ऑप्शन है। ये सेफ्टी और ऑपरेशन दोनों के लिए जरूरी लगता है। अब प्रश्न 35, लीडिंग लोको में QCVAR की खराबी के कारण यदि HQVAR को 0 यानी 0 पर किया गया है तो लोको पायलट को क्या निर्देश है? ये QCVAR और HQVAR क्या बलाय है? QCVR एक रिले है। ये आर्नो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको जांचती है और HQVR इसका बाईपास स्विच है। ठीक है। तो अगर QCVR में कोई खराबी आ जाए और उसे बाईपास करने के लिए HQVR स्विच को 0 पोजीशन पे रखा गया हो तो निर्देश ये होता है कि दोनों लोकों को, अगर मल्टीपल यूनिट में चल रहे हैं तो दोनों को एक साथ एनर्जाइज करें। ये एक खास ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस सिचुएशन के लिए। ठीक है। अगला सवाल प्रश्न 36, ये मल्टीपल लोको ऑपरेशन से जुड़ा है। पिछले यानी ट्रेलिंग लोको का LNT कॉक किस पोजीशन में होता है? जब दो या ज्यादा लोको एक साथ काम करते हैं, मतलब मल्टीपल यूनिट में, तो जो लोको पीछे होता है यानी ट्रेलिंग लोको, उसमें LNT कॉक क्लोज्ड मतलब बंद पोजीशन में रहता है। LNT कॉक ब्रेक पाइप चार्जिंग से संबंधित है और IP कॉक जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का कॉक है वो भी बंद रहते हैं। एक MU2B वाल्व होता है, उसे ट्रेल पोजीशन पर सेट किया जाता है। MU2B ट्रेल पर? हाँ, और साथ ही पिछले लोकों की जो दोनों कैब हैं उनमें लगे A9 यानी ऑटोमेटिक ब्रेक हैंडल और SA9 यानी इंडिपेंडेंट ब्रेक हैंडल, इन दोनों के चारों डायरेक्शन कॉक भी बंद रखे जाते हैं। ये सब करने से ये पक्का हो जाता है कि कंट्रोल सिर्फ आगे वाले लीडिंग लोको से ही हो रहा है। बाप रे, काफी सारे वाल्व और कॉक का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब SI लोको की बात करते हैं। प्रश्न 37, SI लोको में QCON रिले डी एनर्जाइज होने पर कौन सा लैम्प जलता है? SI का मतलब स्टैटिक इन्वर्टर है ना? जी हाँ, SI मतलब स्टैटिक इन्वर्टर। ये भी आर्नो की तरह ही सहायक मशीनों को पावर देने का काम करता है, लेकिन ये एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सवाल का जवाब है LSCHBA लैम्प जलता है। LSCHBA। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, जब SI यूनिट चालू होता है और सही 3 फेज सप्लाई देता है तो QCON रिले एनर्जाइज हो जाती है, बैटरी चार्जर भी काम करने लगता है और ये LSCHBA लैम्प बुझ जाता है। लेकिन अगर QCON रिले किसी वजह से एनर्जाइज नहीं हो पाती या मान लीजिए बैटरी चार्जर में कोई दिक्कत है तो LSCHBA लैम्प जलकर पायलट को बताता है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो ये लैंप एक तरह का इंडिकेटर है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब प्रश्न 38, SI लोको के ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने से कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? ट्रैक्शन पावर सर्किट मतलब वो जो सीधे पहियों को घुमाने वाले मोटरों से जुड़ा है? बिल्कुल, ट्रैक्शन पावर सर्किट मतलब हाई वोल्टेज सर्किट जो ट्रैक्शन मोटर्स को पावर देता है। अगर इस सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है तो QOP रिले एनर्जाइज होती है। QOP रिले। जी, QOP रिले ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए मुख्य अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है। जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होती है, ये फौरन VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। इससे हाई वोल्टेज सप्लाई कट जाती है और किसी बड़े नुकसान से बचाव हो जाता है। और ये रिले SI लोको हो या आर्नो वाला, दोनों में एक जैसा ही काम करती है। ये तो बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर हुआ। अब माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको की बात करते हैं। प्रश्न 39, माइक्रो प्रोसेसर लोको में ट्रिपिंग होने पर स्क्रीन पर C105 फीडबैक फेल का मैसेज आने पर क्या कार्यवाही करेंगे? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर लोको में स्क्रीन पर मैसेज आ जाते हैं। अगर स्क्रीन पर C105 फीडबैक फेल का मैसेज आ रहा है तो लोको पायलट को HVMT1 स्विच को 3 पोजीशन पर करना होता है। HVMT1 को 3 पर। C105 क्या था? C105 असल में ट्रैक्शन मोटर का जो ब्लोअर नंबर 1 है, जिसे MVMT1 कहते हैं, उसका कॉन्टैक्टर है और HVMT1 इसी ब्लोअर सर्किट का कंट्रोल स्विच है। तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम खुद ही बता रहा है कि देखो C105 के फीडबैक में दिक्कत है, शायद HVMT1 को 3 पर करके काम चल जाए। ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम तो ट्रबल शूटिंग में काफी मददगार लगते हैं। इसी से जुड़ा अगला सवाल प्रश्न 40, माइक्रो प्रोसेसर लोको में DJ ट्रिप
वाया QPDJ का मैसेज आने पर आप क्या करेंगे? डीजे मतलब सर्किट ब्रेकर। हाँ, डीजे मतलब मेन सर्किट ब्रेकर, VCB। और QPDJ जो है वो डीजे के ऑपरेशन के लिए जो जरूरी एयर प्रेशर होता है उसकी निगरानी करने वाली प्रेशर रिले है। अच्छा, तो अगर स्क्रीन पर डीजे ट्रिप वाया QPDJ का मैसेज आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि डीजे प्रेशर से जुड़ी कोई समस्या है। तो सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी? प्रेशर की जांच करना, देखना कि प्रेशर कम तो नहीं है या कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, मैसेज देखो और सीधे प्रेशर चेक करो। अब वापस कन्वेंशनल लोको पर आते हैं। प्रश्न 41, कन्वेंशनल लोको में RGB कितने प्रेशर पर पिकअप होता है? RGB? ये क्या है? RGB का मतलब है रेगुलेटिंग गवर्नर इमरजेंसी ब्रेक। ये एक प्रेशर स्विच है, ये एक सीधे ब्रेक पाइप यानी BP से जुड़ा होता है। BP से जुड़ा है। हाँ, और ये 2.8 kg/cm² के BP प्रेशर पर पिकअप होता है और 4.2 kg/cm² पर ड्रॉप हो जाता है। इसका मुख्य काम है इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान जब पायलट A9 हैंडल से इमरजेंसी ब्रेक लगाता है ना और BP प्रेशर तेजी से गिरकर 2.8 या उससे कम हो जाता है तो ये RGB पिकअप होता है और QRS रिले को डीएनर्जाइज कर देता है। इससे होता है नॉच रिग्रेशन, नॉच रिग्रेशन। यानी ट्रैक्शन पावर अपने आप कम हो जाती है। बिल्कुल, इंजन की पावर कट जाती है एक तरह इंजन से। की पावर भी कंट्रोल करता है एक तरह से वो। अगला प्रश्न 42, कन्वेंशनल लोको में SMGR का नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? SMGR मतलब सर्वो मोटर फॉर ग्रेजुएटर। ग्रेजुएटर जिसे GR भी कहते हैं, वो डिवाइस है जो लोको की स्पीड और पावर कंट्रोल करने के लिए नॉच बदलता है। हाँ, GR तो सुना है। तो इस GR को घुमाने के लिए एक सर्वो मोटर काम करता है जिसे एयर प्रेशर से चलाया जाता है। इसी एयर प्रेशर को SMGR प्रेशर कहते हैं और इसका नॉर्मल मान होता है 2.5 से 3.5 kg/cm² के बीच। लोको के कॉरिडोर नंबर 2 में इसका प्रेशर गेज भी लगा होता है, पायलट उस पर नजर रखता है। 2.5 से 3.5 kg। ठीक है। अब प्रश्न 43, ALKO लोको का IOH कितने माह का होता है? IOH मतलब इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। जी, IOH का मतलब इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ही है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो राजू कुमार जी वाला पेपर है उसमें दिया नहीं है, वहां खाली छोड़ा हुआ है, तो इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं, जो जानकारी है उसी पर ध्यान देते हैं। प्रश्न 44, WAG-7 लोको में BPSW को दबाने पर कौन सा वाल्व ऑपरेट होता है? BPSW क्या है? BPSW एक पुश बटन स्विच है, पूरा नाम है ब्रेक पाइप स्विच। इसे दबाने पर MV4 नाम का एक मैग्नेट वॉल्व ऑपरेट होता है, मतलब पिकअप होता है। MV4 वाल्व। हाँ, और इसके ऑपरेट होने से क्या होता है? ब्रेक पाइप यानी BP को चार्ज करने के लिए जो हवा जाती है वो एक बड़े छेद से जाने लगती है, 19 मिलीमीटर के छेद से। नॉर्मली BP चार्जिंग होती है 5.5 मिलीमीटर के छोटे छेद से। अच्छा, बड़ा छेद मतलब जल्दी चार्जिंग। बिल्कुल, बड़े छेद से हवा तेजी से जाती है और BP प्रेशर जल्दी बनता है। ये कुछ खास सिचुएशन में काम आता है। यानी ये BP प्रेशर जल्दी बढ़ाने का एक तरीका है। अगला प्रश्न 45, कौन सा कॉन्टैक्टर क्लोज होने से ATFX सर्विस में आता है? और ये ATFX क्या चीज है? ATFX इसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर फील्ड एक्साइटेशन। ये डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। जब डायनामिक ब्रेक लगाते हैं ना तो ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगते हैं। हाँ, तो उनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर लगता है, वो है ये ATFX। और सवाल का जवाब है C145 कॉन्टैक्टर। जब पायलट डायनामिक ब्रेक DVR लगाता है तो ये C45 कॉन्टैक्टर क्लोज होता है और ATFX को RSI2 ब्लॉक, जो एक रेक्टिफायर ब्लॉक है, से जोड़ता है। तभी डायनामिक ब्रेकिंग असरदार होती है। अच्छा, तो ये डायनामिक ब्रेकिंग से जुड़ा है C145। अब प्रश्न 46 पे आते हैं। ये डीजे क्लोजिंग सर्किट से जुड़ा लग रहा है। कौन सी रिले पहले एनर्जाइज होती है जब BLDJ बंद हो और BLRDJ दबाया जाए? BLDJ और BLRDJ क्या है? BLDJ जो है वो DJ यानी VCB को कंट्रोल करने वाला स्विच है और BLRADJ उसे रीसेट करने का पुश बटन। जब बैटरी स्विच HBA ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक रिले है Q118, वो एनर्जाइज होती है। Q118? हाँ, उसके बाद जब BLDJ स्विच बंद यानी क्लोज पोजीशन में हो और पायलट BLRADJ बटन दबाए तब DJ क्लोजिंग का पूरा सीक्वेंस शुरू होता है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले Q45 रिले एनर्जाइज होती है। इसे DJ रीसेटिंग रिले भी कहते हैं। तो सबसे पहले Q45? हाँ, इसके बाद Q44 रिले एनर्जाइज होती है, ये हाफ नॉच प्रोटेक्शन वाली रिले है। और फिर आखिर में MDJ यानी मास्टर ट्रैक्शन DJ, उसका कॉइल एनर्जाइज होता है, तब जाकर DJ क्लोज होता है।
तो सबसे पहले Q45। ये क्रम समझना जरूरी है, खासकर जब कोई प्रॉब्लम आए। चलिए प्रश्न 47 देखते हैं। एसआई लोको में ऑक्सिलरी या एसआई में अर्थ फॉल्ट से बचाव के लिए कौन सी रिले लगी है? हमने पहले ट्रैक्शन सर्किट की बात की थी जिसमें क्यूओपी रिले थी। ये ऑक्सिलरी सर्किट के बारे में है। बिल्कुल, जैसा हमने प्रश्न 32 में आर्नो वाले लोको के लिए QOA रिले की बात की थी ना, हाँ, क्यूओए। वैसे ही SI लोको में अगर ऑक्सिलरी सर्किट में या खुद SI यूनिट में अर्थ फॉल्ट हो जाए तो उससे बचाव के लिए QSIT रिले लगी होती है। अगर ऐसा कोई फॉल्ट होता है तो ये QSIT रिले एनर्जाइज होकर VCB को ट्रिप करा देती है। तो एसआई लोको में क्यूएसआईटी और आर्नो वाले में QOA एग्जैक्टली ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट के लिए। स्पष्ट है। अलग सिस्टम, अलग रिले। प्रश्न 48 काफी सीधा है। ALKO लोको में इस्तेमाल होने वाला इंजन किस प्रकार का होता है? ALKO डीजल लोको, इनमें जो इंजन इस्तेमाल होता है वो कंप्रेशन इग्निशन टाइप का होता है। कंप्रेशन इग्निशन। मतलब ये डीजल इंजन होते हैं। इनमें क्या होता है, हवा को सिलेंडर में बहुत ज्यादा दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जिससे वो बहुत गर्म हो जाती है। फिर उसमें डीजल स्प्रे करते हैं और वो गर्मी से अपने आप जल उठता है, मतलब इग्नाइट हो जाता है। स्पार्क प्लग नहीं होता इनमें। अच्छा, हवा की गर्मी से ही डीजल जलता है। ठीक है। अब प्रश्न 49 डीजे कंट्रोल सर्किट में किस रिले को वेज करने के लिए TLC की अनुमति आवश्यक है? वेज करने का मतलब क्या है यहाँ? वेज करना ये एक तरह का जुगाड़ है, मतलब तकनीकी शब्द है। इसका मतलब होता है किसी रिले को मैन्युअली ऐसी स्थिति में फंसा देना या ब्लॉक कर देना कि वो अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्टेट एनर्जाइज्ड या डी एनर्जाइज्ड में न जा सके। आमतौर पर रिले को डी एनर्जाइज होने से रोकने के लिए ऐसा करते हैं। ओके। और किस रिले के लिए TLC परमिशन चाहिए? वो है Q44 रिले। ये हॉफ नॉच प्रोटेक्शन रिले है, हमने अभी बात की थी ना। हाँ, Q45 के बाद एनर्जाइज होती है। वही। अगर कभी गाड़ी चलाते समय GR मतलब ग्रेजुएटर किसी नॉच के बीच में अटक जाए हॉफ नॉच पर, तो ये Q44 रिले डीएनर्जाइज्ड होकर सेफ्टी के लिए VCB ट्रिप करा देती है। अब इसे वेज करने की नौबत बहुत ही खास हालात में आती है, और ऐसा करने से पहले ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर TLC जो कंट्रोल रूम में बैठते हैं उनकी इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि ये एक सेफ्टी फीचर को बाईपास करने जैसा है। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी डिवाइसेस से छेड़छाड़ बिना परमिशन के नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 50 लाइन कॉन्टैक्टर के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने से कौन सा फ्यूज मेल्ट हो जाता है? लाइन कॉन्टैक्टर ट्रैक्शन मोटर से जुड़े होते हैं, है ना? हाँ, लाइन कॉन्टैक्टर ही ट्रैक्शन मोटर को पावर सर्किट से जोड़ते या काटते हैं। हर मोटर का अपना लाइन कॉन्टैक्टर होता है। अब इनकी जो कॉइल होती है उसे ऑपरेट करने के लिए 110 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है, और ये सप्लाई आती है CCPT फ्यूज के जरिए। CCPT फ्यूज। हाँ, लाइन कॉन्टैक्टर की कॉइल में अर्थ फॉल्ट होता है तो CCPT फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। पर यहाँ एक बारीक बात है ध्यान देने वाली। बताइए। अगर फॉल्ट कॉइल में है तो CCPT फ्यूज जाएगा, लेकिन अगर फॉल्ट लाइन कॉन्टैक्टर के पावर सर्किट में है, मतलब हाई वोल्टेज साइड में, तो जैसा हमने पहले प्रश्न 38 में बात की थी, QOP रिले ऑपरेट होगी और VCB ट्रिप होगा। ये अंतर जरूरी है। कॉइल फॉल्ट के लिए फ्यूज, पावर सर्किट फॉल्ट के लिए रिले और VCB। अच्छा, अब प्रश्न 51 ये ब्रेकिंग से जुड़ा है। A9 से ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान कौन सी रिले एनर्जाइज होकर AFL को निरस्त कर देती है? A9 मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक हैंडल और AFL मतलब ऑटो फ्लैशर लाइट। बिल्कुल सही। जब लोको पायलट A9 हैंडल से ब्रेक लगाता है और ब्रेक पाइप BP का प्रेशर 0.4 kg/cm या उससे ज्यादा कम होता है, तो P1 प्रेशर स्विच ऑपरेट होता है। P1 स्विच। हाँ, ये स्विच PR1 रिले को एनर्जाइज कर देता है, और PR1 रिले फिर क्या करती है, ऑटो फ्लैशर लाइट AFL और PR2 रिले जो हॉर्न आए काट देती है। और मजे की बात यह है कि ब्रेक रिलीज करने के बाद भी PR1 रिले करीब 60 सेकंड तक डी एनर्जाइज नहीं होती, मतलब AFL और PR2 की सप्लाई उतनी देर कटी रहती है। तो ब्रेक रेलवे के सामान्य नियमों से जुड़े हैं। प्रश्न 52 सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए, रेलवे वे नियमों के 2 लेवल होते हैं। एक होते हैं मुख्य नियम, जिन्हें सामान्य नियम या जनरल रूल्स GR कहते हैं। ये पूरे भारतीय रेल के लिए रेलवे बोर्ड बनाता है। रेलवे बोर्ड। हाँ, लेकिन हर जोन की अपनी कुछ लोकल जरूरतें, कुछ अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उन जरूरतों के हिसाब से
जोनल रेलवे कुछ एक्स्ट्रा नियम बनाते हैं जो जीआर के सप्लीमेंट्री होते हैं। इन्हें कहते हैं सहायक नियम या सब्सिडियरी रूल्स। अच्छा, तो सवाल का जवाब है सहायक नियम क्षेत्रीय रेलवे यानी जोनल रेलवे द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, तो जीआर रेलवे बोर्ड से और एसआर जोनल रेलवे से। ठीक है। प्रश्न 53, सामान्य स्थिति में आईबीएस कौन सा एस्पेक्ट दिखाता है? आईबीएस मतलब इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। जी हाँ। आईबीएस मतलब इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। ये सिग्नल दो स्टेशनों के बीच अगर ब्लॉक सेक्शन बहुत लंबा हो तो उसे छोटा करने के लिए लगाते हैं। इससे सेक्शन की लाइन कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब एक ही सेक्शन में एक के पीछे दूसरी गाड़ी चलाई जा सकती है। और सामान्य स्थिति में जब तक आगे लाइन क्लियर ना हो, आईबीएस लाल यानी स्टॉप एस्पेक्ट दिखाता है। यानी नॉर्मली ये रेड रहता है। प्रश्न 54, स्टॉप इंडिकेटर अवरोध से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? स्टॉप इंडिकेटर ये किसी अस्थायी रुकावट, जैसे कहीं पटरी पर काम चल रहा हो, उससे 30 मीटर पहले लगाया जाता है ताकि लोको पायलट को साफ पता चल जाए कि कहाँ रोकना है। 30 मीटर, ठीक है। प्रश्न 55, लोको को पिछली कैब से चलाए जाने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? मतलब अगर पायलट लीडिंग कैब के बजाय पीछे वाली कैब से गाड़ी चला रहा हो। हाँ, कभी-कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सेफ्टी के लिए गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 kmph तक ही रखी जाती है। 40 kmph नोटेड। प्रश्न 56, शंटिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। शंटिंग के दौरान निम्न में से कौन से सिग्नल को ऑफ, हरा या पीला नहीं किया जा सकता है? इसमें ऑप्शंस दिए थे। पहला, अंतिम रोक सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर। दूसरा, होम सिग्नल। तीसरा, मध्यवर्ती प्रस्थान सिग्नल। और चौथा, एडवांस स्टार्टर पर लगा शंट सिग्नल। हाँ, शंटिंग के लिए नियम साफ हैं। जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है आमतौर पर, एडवांस स्टार्टर, और जो होम सिग्नल होता है, इन दोनों को शंटिंग मूवमेंट के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, शंटिंग या तो शंट सिग्नल के आधार पर होती है या फिर स्टेशन मास्टर लिखित में अथॉरिटी देता है, जैसे शंटिंग की या मेमो देकर। तो इस सवाल के हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2, अंतिम रोक सिग्नल और होम सिग्नल। यानी मेन लाइन के एंट्री और एग्जिट सिग्नल शंटिंग के लिए ऑफ नहीं होते। प्रश्न 57 भी नियमों से है। डाउन दिशा में पेपर लाइन क्लियर टिकट पीएलसीटी का मानक फॉर्म संख्या क्या है? ये कब दिया जाता है? पेपर लाइन क्लियर टिकट या पीएलसीटी तब दिया जाता है जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए और स्टेशन मास्टर को ड्राइवर को अगले स्टेशन तक जाने की परमिशन लिख कर देनी हो। ओके। टीडी मतलब टिकट डाउन। और अगर गाड़ी अब दिशा में जा रही हो तो फॉर्म होता है टीसी 1425 टिकट अप। टीडी 1425 डाउन, टीसी 1425 अप। हाँ, और ये फॉर्म खासतौर पर तब भी यूज होता है जब सिंगल लाइन पर एडवांस स्टार्टर फेल हो और उसे रेड में पास करना हो। समझ गए। अब प्रश्न 58 डीजल लोको से जुड़ा है। WDP4, WDG4 लोको को कब क्रैंक नहीं करना चाहिए? क्रैंक मतलब इंजन स्टार्ट करना। हाँ, क्रैंक करना मतलब इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करना। WDP4, WDG4 जैसे जो मॉडर्न डीजल लोको हैं, उनमें कई सेफ्टी डिवाइस होते हैं। उनमें से एक है क्रैंक केस प्रेशर बटन। अगर इंजन की क्रैंक केस में प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, जो किसी अंदरूनी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, तो ये बटन ट्रिप हो जाता है। अच्छा। तो नियम यह है कि अगर क्रैंक केस प्रेशर बटन ट्रिप है तो इंजन को क्रैंक नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम का पता लगाकर उसे ठीक न कर लिया जाए। ये इंजन की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल प्रश्न 59 कोहरे में ड्राइविंग से जुड़ा है। ऑटोमेटिक सेक्शन में कोहरे के समय डबल पीला सिग्नल मिलने पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग वाले सेक्शन में जब घना कोहरा होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए स्पीड लिमिट तय की गई है। अगर डबल येलो सिग्नल मिलता है तो मैक्सिमम स्पीड होगी 30 kmph। 30 kmph? हाँ, अगर हरा यानी ग्रीन मिले तो 60 kmph, और अगर सिंगल पीला यानी सिंगल येलो मिले तो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड जो आमतौर पर 15 kmph होती है, और ड्राइवर को बहुत ही सावधान होकर आगे बढ़ना होता है, रुकने के लिए तैयार रहते हुए। 30 kmph डबल पीले पर कोहरे में। जी। और अब इस कड़ी का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 60। मॉडिफाई सिस्टम लागू होने पर मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कहां तक लाइन साफ होने पर ऑफ होगा? मॉडिफाइड सिग्नलिंग सिस्टम में जो सिग्नल दो स्टेशनों के बीच में लगा होता है मिड सेक्शन में,
और सेमी ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा है, वो तभी ऑफ होगा, मतलब हरा या पीला होगा, जब आगे की लाइन ने सिर्फ अगले सिग्नल तक, बल्कि जो रिसीविंग स्टेशन है उसके होम सिग्नल के भी आगे एक पर्याप्त दूरी, मतलब एडिक्वेट डिस्टेंस तक क्लियर हो। अच्छा, सिर्फ अगले सिग्नल तक नहीं बल्कि अगले स्टेशन के होम सिग्नल के भी पार तक। हाँ, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन है। ये पक्का करता है कि गाड़ी को होम सिग्नल पर रुकने के लिए भी पर्याप्त जगह मिले अगर जरूरत पड़े। यानी अगले स्टेशन के होम सिग्नल के भी आगे तक लाइन क्लियर होनी चाहिए। को पायलट राजू कुमार जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने ये विश्लेषण साझा किया, जिससे हमें ये सब जानने को मिला। निश्चित रूप से उनका अनुभव और ज्ञान साझा करना बहुत ही मूल्यवान है। इस पूरी